बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फार्माकोग्नोसी फोर्थ लेक्चर। आज हमारा टॉपिक एंजाइम्स। सबसे पहले एंजाइम्स क्या हैं, उसके है आइडिया आपको? एंजाइम्स क्या हैं? एंजाइम्स आर द कैटलिस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम that are produced by the living cells which are capable of catalyzing the biological reaction. Enzymes क्या हैं? Enzymes are the catalyst. Catalyst क्या होता है? जो कि रिएक्शन को तेज़ करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन वो इट्स सेल्फ जो है ना उस केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। कैटलिस्ट वो होता है जो कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को तेज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन वो उस केमिकल रिएक्शन का हिस्सा नहीं बनता, जस्ट केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो एंजाइम्स जो हैं हमारी बॉडी में बहुत सारे एंजाइम पाए जाते हैं। और एंजाइम्स क्या हैं, इसीलिए वो डेफिनेशन है, दीज आर द कैटलिस्ट ऑफ द बायोलॉजिकल सिस्टम दैट आर प्रोड्यूस्ड बाय द लिविंग सेल्स विच आर कैपेबल ऑफ कैटलाइजिंग द बायोलॉजिकल रिएक्शंस। हमारी बॉडी में बहुत सारे ऐसे रिएक्शंस हैं जिसमें एंजाइम्स का अहम रोल है। एंजाइम्स आर दी नेचर क्या होती है एंजाइम्स की? ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक। एंजाइम्स आर दी ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं एंजाइम्स, ठीक है, ये ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। And enzymes are the organic catalyst produced by living organism. That's why called as biological catalyst. Enzymes को हम और क्या कहते हैं? Biological catalyst भी कहते हैं। Catalyst क्या होता है? Catalyst आपको प्रॉपर जो है ना इनकी जो जिस तरह से मैंने तरतीब से लिखी है, enzymes की प्रॉपर डेफिनेशन। फिर catalyst क्या होता है? Catalyst is a chemical which is inorganic in nature, used to boost up the chemical reaction, but it is not utilize itself in the chemical reaction. All enzymes are catalyst, but all catalysts are not enzymes. ठीक है जी? All enzymes are catalyst, but all catalysts are not enzyme. तमाम जो enzymes है ना वो कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन तमाम जो कैटलिस्ट हैं वो एंजाइम्स नहीं हो सकते, क्योंकि कैटलिस्ट तो हमारे बहुत सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होती हैं और ये बहुत सारे आप ऐसे केमिकल रिएक्शंस हैं जिसमें वो इस्तेमाल होते हैं। तो तमाम जो है ना एंजाइम्स कैटलिस्ट होते हैं, लेकिन ऑल कैटलिस्ट आर नॉट एंजाइम। ऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होती हैं? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस है आइडिया? ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस क्या होती हैं? और ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होती हैं हैविंग द कार्बन आइटम, एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस आर नॉट हैविंग द कार्बन आइटम। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट होता है, ये वो मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारी बॉडी में जिससे एंजाइम जो है ना अटैच होता है, ठीक है। इससे जो है ना एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है, उसकी वजह से केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन से फिर जो है ना आपके कुछ प्रोडक्ट प्रोड्यूस होते हैं, उसकी एग्जांपल ये है, ठीक है। सबस्ट्रेट क्या होता है? सबस्ट्रेट आर दी मॉलिक्यूल ऑन विच एंजाइम इज़ अटैच्ड। सबस्ट्रेट क्या होता है? जिससे एंजाइम जो है ना क्या होता है? अटैच होता है, और फिर जो हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट है वो रिलीज़ होता है उस केमिकल रिएक्शन के बाद। उसकी एग्जांपल ये है, सपोज़ करें कि ये हमारे पास जो है ना सक्रेज इज़ द एंजाइम, ये एक एग्जांपल है। ये हमारे पास एक एंजाइम है, ठीक। ये हमारे पास जो है ना सक्रोज जो है ना सबस्ट्रेट अवेलेबल है। एंजाइम जो है ना, ये जो हमारे पास एंजाइम है, ये एंजाइम जो ये सबस्ट्रेट है इससे जाके अटैच हो जाएगा। ये इसने जो भी एंजाइम होगा
उस पे जो है ना सबस्ट्रेट अटैच के लिए कोई ना कोई साइट अवेलेबल होगी। अगर कोई क्योंकि डिफरेंट एंजाइम है आपकी बॉडी में, जो एंजाइम्स हैं जैसे पेप्सिन है, पेनक्रियाटिन है, सपोज करें ये बायोलॉजिकल सिस्टम के एंजाइम्स हैं। डिस्पेप्सिया में यूज़ होता है, पेप्सिन है जैसे, पेनक्रियाटिन है, इस तरह से डिफरेंट एंजाइम है। तो हर जो भी एंजाइम होगा, जिस भी आपका बायोलॉजिकल सिस्टम का एंजाइम होगा, उसके पास कोई ना कोई साइट अवेलेबल होगी किसके अटैचमेंट के लिए, सबस्ट्रेट के अटैचमेंट के लिए। ये एंजाइम है, इससे जो है ना सक्रोज इस सबस्ट्रेट है वो जाके इससे अटैच हो गया। ये अटैचिंग साइट थी, इस एंजाइम के पास ये अटैचमेंट साइट थी, ये सक्रोज से अटैच हो गया। उसके बाद हम सबसे पहले देखें एंजाइम एंड द सबस्ट्रेट आर अवेलेबल। एंजाइम भी अवेलेबल है आपके पास और सबस्ट्रेट भी अवेलेबल था। फिर इन्होंने सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एंजाइम, जो आपका सबस्ट्रेट था वो एंजाइम, ये साइट्स अवेलेबल थी, किससे, एंजाइम से बाइंड हो गया। जब वो बाइंड हो गया, सबस्ट्रेट कन्वर्ट टू द प्रोडक्ट। अब ये सबस्ट्रेट इससे अटैच हो गया। इसके बाद सबस्ट्रेट जो है ना वो आपका जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स था, फ्रक्टोज और ग्लूकोज प्रोडक्ट्स आर रिलीज। इससे बाइंड होने के बाद जो है ना आपके जो रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स हैं वो रिलीज़ हो गए हैं। ठीक है, जो सबस्ट्रेट था उससे जो है ना हमें फ्रक्टोज और ग्लूकोज, इस रिएक्शन से जो है ना हमें जो बाय प्रोडक्ट्स हैं वो ये अचीव हुए हैं। तो ये कहलाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। कि किस तरह से आपने पढ़ा कि एंजाइम्स क्या होते हैं, वो कैटलिस्ट होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के, और ऑर्गेनिक इन नेचर होते हैं। और सबस्ट्रेट जो है ना वो मॉलिक्यूल है जिससे आपका एंजाइम अटैच होता है। अटैच होने के बाद जो है ना ये डिफरेंट आपकी बॉडी में डिफरेंट जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें डिफरेंट एंजाइम्स अवेलेबल हैं। एक एग्जांपल जो है ना वो ये थी कि इससे जो है सक्रोज अवेलेबल था, सक्रोज से जो है ना हमें फ्रक्टोज और द ग्लूकोज हासिल हो गए। 6th वन इज़ प्रॉपर्टीज़ ऑफ एंजाइम। एंजाइम्स की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? अच्छा, सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? कैटालिटिक प्रॉपर्टी। यहाँ पे जो आपके पास सक्रोज जो है ना वो कन्वर्ट हुआ फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में। ठीक है, तो ये इसकी क्या हुई है? हाइड्रोलिसिस हो गई ना, फर्दर ब्रेक डाउन हो गई। तो एंजाइम जो है ना वो एज अ कैटलिस्ट भी एक्ट करते हैं। इट स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन कैटलाइज लार्ज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस इन बायोलॉजिकल रिएक्शन। ठीक है, स्मॉल अमाउंट जो है एंजाइम का वो कैटलाइज कर सकता है लार्ज अमाउंट ऑफ द सब्सटेंसेस इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जैसे कि एग्जांपल मैंने दी थी, सक्रेज जो है ना ये एंजाइम मौजूद था, सक्रेज एंजाइम मौजूद था। इस एंजाइम ने जो है ना इस एंजाइम की मदद से आपको क्या हासिल हुआ है? फ्रक्टोज और ग्लूकोज। और किससे हासिल हुए हैं? सक्रोज से। तो स्मॉल अमाउंट ऑफ द एंजाइम जो है ना वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट कर रहे हैं। और इसके अलावा कैटलिस्ट जब एक्ट कर रहे हैं तो आपका जो एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है वो उसको किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? सिंपल मॉलिक्यूल में, और हाइड्रोलिसिस में भी इन्वॉल्व हैं। तो वो ये कह रहे हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ द एंजाइम कैन कैटलाइज अ लार्ज अमाउंट ऑफ द सबस्ट्रेट इन बायोलॉजिकल रिएक्शन। सपोज करें एग्जांपल थी इसकी सक्रेज इज़ द एंजाइम। आप लोग एग्जांपल भी लिख लें कितने कौन कौन से ज़्यादा हमारी बॉडी में ना एंजाइम्स हैं। एंजाइम एक्टिंग ऑन द कार्बोहाइड्रेट्स, जैसे हमारी बॉडी में अगर कार्बोहाइड्रेट्स हैं उस पर एक्ट करते हैं, वो उसके एग्जांपल क्या है? डायस्टेज, माल्टेज, इन्वर्टेज। एंजाइम एक्टिंग ऑन कार्बोहाइड्रेट्स, लिख लेंगे ना कार्बोहाइड्रेट स्पेलिंग। डायस्टेज, इन्वर्टेज,
और माल्टेज। ये कौन से एंजाइम है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करते हैं? अच्छा, प्रोटीन पे जो एक्ट करते हैं वो कौन से हैं? नंबर 1 कार्बोहाइड्रेट, नंबर 2 प्रोटीन, पेप्सिन, पैनक्रियाटिन, पापेन। नंबर 3 एंजाइम एक्टिंग ऑन लिपिड्स, फैट एंड ऑयल, e.g. lipase। और नंबर 4 न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम एक्टिंग ऑन न्यूक्लिक एसिड, e.g. डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लियस। गॉट इट? आपके पास इस तरह से 4 तरह के एंजाइम्स आ गए हैं। वो एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट्स पे एक्ट करते हैं, उसके एग्जांपल है डायस्टेज, इन्वर्टेज, माल्टेज। प्रोटीन पे एक्ट करते हैं पेप्सिन, पैनक्रियाटिन एंड द पापेन। वो एंजाइम जो कि आपके लिपिड्स, फैट एंड ऑयल पे एक्ट करते हैं वो हैं लाइपेज। और आगे बाद न्यूक्लिक एसिड डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लियस। अब प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम, इसलिए कैटालिटिक एंजाइम जो है ना वो एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल थी सक्रेज की। सक्रेज एंजाइम इन इट्स स्मॉल अमाउंट इजीली कैटलाइज द हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ द सक्रोज। हाइड्रोलाइटिक रिएक्शन ऑफ द सक्रोज, वाटर मॉलिक्यूल इन्वॉल्व है और उससे जो है ना क्या बन गया, फर्दर ब्रेक डाउन हो गई प्रोडक्ट्स की, किसमें? फ्रक्टोज में और ग्लूकोज में। नंबर 2 सोलिबिलिटी। कैटलिटिक प्रॉपर्टी का समझ आ गया है कि ये एंजाइम एज अ कैटलिस्ट एक्ट करते हैं और स्मॉल अमाउंट जो है ना एंजाइम का वो कैन हाइड्रोलाइज सक्रोज मॉलिक्यूल इनटू फ्रक्टोज एंड ग्लूकोज। क्लियर है यहाँ तक कैटालिटिक प्रॉपर्टी का? नेक्स्ट पॉइंट है सोलिबिलिटी। एंजाइम किस में सोल्यूबल है? ये आप पता है प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम कि उनके क्या खवास हैं, क्या खूबियाँ हैं एंजाइम की। नंबर 2 सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी का मतलब क्या है कि एंजाइम्स किस में हल पजीर हैं, वो किस में हल हो जाते हैं। एंजाइम्स आर मोस्टली सोल्यूबल इन वाटर एंड डाइल्यूट एल्कोहल सोल्यूशन। Enzyme can precipitate in the following solvent: concentrated alcohol, ammonium sulfate and trichloroacetic acid। ये जो आपको नोट्स दूंगी ना उसमें ये ऐड कर दूंगी। लेकिन इन सिंपल किस में सोल्यूबल है एंजाइम्स? वाटर में और डाइल्यूट अल्कोहल। डाइल्यूट अल्कोहल का क्या मतलब है? बताया तो था मैंने, डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड। अगर आधा कप पानी में आप 2 चम्मच चीनी हल करें, आधा कप पानी लें उसमें 2 चम्मच आपने चीनी हल की तो वो क्या बन जाएगा? उसका थिक सॉल्यूशन बन जाएगा। अगर आप 2 चम्मच चीनी जो है ना वो 1 गिलास पानी में हल करें, वो कौन सा सॉल्यूशन बनेगा? उसका थिन सॉल्यूशन बनेगा। कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होगी चीनी की? कप में या गिलास में? कप में। तो जो कप वाला सॉल्यूशन है वो क्या है? शुगर का
कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन है, और जो उसका गिलास है, हम ये कह सकते हैं कि आधे कप के 3 हिस्से हमने मज़ीद जो है ना उसमें एक आधा कप जो था उसके मज़ीद 3 हिस्से हमने मिलाए तो 1 गिलास चीनी का सॉल्यूशन बना। वो क्या कहलाता है? उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो कंसनट्रेटेड जो है ना उसमें उसकी जो मिकदार है, जो आप सॉल्वेंट जो सॉल्यूट ले रहे हैं वो ज़्यादा हो उसकी मिकदार, तो वो क्या कहलाता है? वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है। और अगर आप जो है जैसे आप लें एक लेमन लें, उसको 1 चम्मच पानी में 1 चम्मच उसका निकालें, नींबू का रस आपके पास खालिस चम्मच नींबू का रस है, वो उसका कंसनट्रेटेड है। अगर 1 चम्मच नींबू के रस को आप 1 जग पानी में हल कर लें तो वो क्या कहलाता है? उसका डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो वो एक कंसनट्रेटेड अल्कोहल है जिसमें अल्कोहल की मिकदार बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन यहाँ पे जो डाइल्यूट अल्कोहलिक सॉल्यूशन का इस्तेमाल किया है वर्ड का, उसका मतलब ये है कि उसमें अल्कोहल शामिल तो है लेकिन उसकी कंसनट्रेशन क्या है? कम है। तो उसे कहते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल। ये वैसे पिछले लेक्चर में ही मैंने बताया था लेकिन आप लोग भूल गए हैं। अब आसान है ना याद करना, कंसनट्रेटेड और डाइल्यूटेड, तो उसमें दोनों का फ़र्क आपको वाज़े मालूम हो। एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी, वो जैसे जैसे हम वेलोसिटी एंजाइम की जो वो है, एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी क्या है कि जैसे वेलोसिटी ऑफ एंजाइम इंक्रीजेस एज द कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट इंक्रीजेस। velocity of enzyme increases as the concentration of the substrate increases up to the certain maximum। up to the certain maximum मतलब क्या है? एक ख़ास मिकदार तक। ये नहीं है कि जितनी हमने एंजाइम की कंसंट्रेशन बढ़ा दी उतना ज़्यादा जो है ना उसकी रिएक्शन जो है ना जितनी एंजाइम की बढ़ा दी या उससे जो है ना सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन में उतनी ही ज़्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन नहीं, वेलोसिटी ऑफ द एंजाइमेटिक रिएक्शन इंक्रीजेस एज द वेलोसिटी क्या होती है? स्पीड। कोई भी रिएक्शन हो रहा है बॉडी का जिसमें एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं, वो जो रिएक्शन है एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है ना वो उतना ही ज़्यादा फास्ट होगा जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी मौजूद होगी? सबस्ट्रेट की होगी। एंजाइम ने किसके साथ काम करना है? एंजाइम को काम करने के लिए किसकी ज़रूरत है? सबस्ट्रेट की ज़रूरत है। एंजाइम तो एज अ कैटलिस्ट वो वर्क कर रहे हैं ना। सपोज करें H2O है, इसकी ब्रेकडाउन हो रही है H+O2 अगर, तो यहाँ पे जो एंजाइम है आपका सक्रेज है, इन्वर्टेज है, वो एक्ट कर रहा है एंजाइम को। ये जो आपके पास सबस्ट्रेट है इसको कन्वर्ट होना है किस में? सिंपल प्रोडक्ट्स में। तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन एंजाइम की वेलोसिटी बढ़ जाएगी, जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी होगी? इसकी होगी, लेकिन अप टू द सर्टेन मैक्सिमम, लेकिन एक ख़ास मिकदार तक। उसके बाद जो है ना इस जितना भी एंजाइम की तादाद बढ़ जाए इसकी वो रिएक्शन की वो स्पीड जो है ना वो नहीं बढ़ेगी। तो एंजाइमेटिक प्रॉपर्टी कहलाती है ये एंजाइम की। पीएच पे आ जाए। पीएच एसिडिक मीडियम भी है एंजाइम के लिए और बेसिक मीडियम भी है। एसिड्स डीएक्टिवेट दोज एंजाइम दैट एक्ट एज एल्कलाइन पीएच। वो एंजाइम जो कि आपकी एल्कलाइन पीएच पे जिनकी पीएच एल्कलाइन होती है, वो एंजाइम जिनकी पीएच अल्कलाइन है। अल्कलाइन पीएच क्या होती है? कितनी रेंज है अल्कलाइन पीएच की और एसिडिक पीएच की? ये क्या है? आपकी बेसिक पीएच है, राइट। तो 0 से लेकर 7 तक वो एंजाइम जो कि अल्कलाइन इन पीएच है। इसका मतलब क्या है? टर्म बता रही है कि अगर वो अल्कलाइन पीएच पे जो है ना स्टेबल रहते हैं, अगर उन्हें हम एसिडिक मीडियम पे ले आएंगे तो पीएच के वो क्या हो जाएंगे? एंजाइम डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। वो एसिड डीएक्टिवेट दोज एंजाइम दैट एक्ट एट अल्कलाइन पीएच, जिसकी एग्जांपल क्या है? ट्रिप्सिन एक्ट एज अल्कलाइन पीएच 8.57। ट्रिप्सिन TR
ट्रिप्सिन जो है ना वो एक्ट करता है 8.57 पे। इसकी पीएच क्या हुई, एल्कलाइन हुई ट्रिप्सिन की पीएच। लेकिन अगर इसकी पीएच जो है ना वो अगर ये एसिडिक पीएच पे हो, मौजूद हो, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ये कहाँ से रिलीज होता है ट्रिप्सिन? ट्रिप्सिन इज एन एंजाइम दैट इज रिलीज बाय द पेनक्रियास। एंड इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड। कहाँ से रिलीज होता है? पेनक्रियास से। लबलबा जिसे कहते हैं, लबलबा कहते हैं पेनक्रियास को। अच्छा, इसी तरह से एसिडिक का जिक्र हो गया कि अगर एसिडिक पीएच होगी, वो एंजाइम जिनकी एल्कलाइन पीएच है वो एसिडिक पीएच में क्या हो जाएंगे, डीएक्टिवेट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। उसकी एग्जांपल ट्रिप्सिन दैट इज रिलीज फ्रॉम द पेनक्रियास एंड इट इज़ हेल्पफुल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। अब आ जाए बेसिक पीएच पे। वो एंजाइम that are stable at the acidic pH will destroy in the alkaline medium, in the basic medium. इसकी एग्जाम्पल क्या है? पेप्सिन। पेप्सिन क्या है? इसकी एग्जाम्पल थी बेसिक की, एसिडिक की, और पेप्सिन। पेप्सिन की पीएच क्या है? 1 to 1.2 पेप्सिन। अगर ये अल्कलाइन पीएच पे होगा, चूँकि इसकी पीएच क्या है 1 to 1.2, तो ये अल्कलाइन पीएच पे क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। नाउ कम टू टेम्परेचर। द ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर द एंजाइम्स इज 96 to 99 फ़ारेनहाइट। जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो क्या है? 96 से लेके 99। अगर टेम्परेचर 99 से ज़्यादा होगा तो एंजाइम्स क्या हो जाएंगे, हाई टेम्परेचर पे डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ये स्टेबल नहीं है हाई टेम्परेचर पे। इनके लिए 0 पे ये बिल्कुल इनएक्टिव होते हैं। अगर 10 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड की बात की जाए तो ये वेरी लिटिल एक्टिव होते हैं। 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड में मैक्सिमम एक्टिव होते हैं। 35 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड दैट इज इक्विवेलेंट टू दी 96 to 99 फ़ारेनहाइट। 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, ये अपनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी खो देते हैं। ये एक चार्ट है जिसमें एंजाइम्स का और कैटलिस्ट का डिफरेंस बताया गया है। ऑल एंजाइम्स आर दी ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। जैसा कि मैंने जिक्र किया, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस कौन सी हैं? दोज आर हैविंग द कार्बन एटम इन देयर स्ट्रक्चर एंड ऑल कैटलिस्ट आर दी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। एंजाइम डिस्ट्रॉय ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम डिस्ट्रॉय हो सकते हैं केमिकल रिएक्शन में। कैटलिस्ट आर नॉट डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स आर मोर स्पेसिफिक इन नेचर। इनकी नेचर स्पेसिफिक होती है। अगर एक स्पेसिफिक टास्क है, एक स्पेसिफिक एंजाइम है, जैसे पेप्सिन है, ट्रिप्सिन है, तो इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन है, ये उसी फंक्शन में इन्वॉल्व है। लेकिन कैटलिस्ट आर नॉन स्पेसिफिक इन नेचर। मल्टीपल कैटलिस्ट होता है, एक कैटलिस्ट होता है, उसे लेबॉर्ट्री में मल्टीपल केमिकल रिएक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन एंजाइम्स को नहीं किया जा सकता। एंजाइम्स आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर। एंजाइम्स बहुत कॉम्प्लेक्स इन नेचर होते हैं। कैटलिस्ट आर वेरी सिंपल कंपाउंड फॉर द सबस्ट्रेट और द सब्सटेंसेस। स्पीड ऑफ एंजाइम्स रिएक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द एंजाइम। स्पीड ऑफ द कैटलिस्ट रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कैटलिस्ट। जैसे कि मैंने बताया था कि एंजाइमेटिक रिएक्शन जो है ना वो डिपेंड करता है किस पे? सबस्ट्रेट पे, लेकिन अप टू द सर्टेन लिमिट, एक ख़ास लिमिट तक। लेकिन स्पीड ऑफ द कैटलिस्ट रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कैटलिस्ट कंसंट्रेशन। यहाँ हमारा एंजाइम का टॉपिक। अच्छा, थोड़ा सा मैं थेरापेटिक यूजेस बताती हूँ। नहीं, अभी थेरापेटिक यूजेस क्या हैं एंजाइम्स के।
आपके जहन में हो कि एंजाइम्स जो है ना वो क्या उनके इस्तेमाल वो क्या यूज़ है एंजाइम्स का। एंजाइम्स आर यूज्ड इन द वैरायटी ऑफ मेडिसिन। फॉलोइंग्स आर द इम्पोर्टेंट मेडिसिनल यूजेस ऑफ द एंजाइम। फॉर एग्जांपल डिस्पेप्सिया, डिस्पेप्सिया में क्या होता है, पेप्सिन यूज़ होता है। डिस्पेप्सिया क्या है, डिस्पेप्सिया ये देख रहे हैं आप, डिस्पेप्सिया बदहज़मी, पेप्सिन यूज़ होता है इसके लिए। एंजाइम किस में यूज़ होते हैं, डिस्पेप्सिया में पेप्सिन यूज़ होता है। डाइजेशन ऑफ मिल्क ई.जी. रेनिन, डाइजेशन ऑफ रेनिन एक एंजाइम है जो कि दूध को हजम करने के लिए इस्तेमाल होता है, वो रेनिन कहलाता है। पेनक्रेटाइटिस, जिनका लबलबा निकाल दिया जाता है या वो लाइपेज जो खारिज करता है, जो लिपिड्स होते हैं वो नहीं डाइजेस्ट हो पाते, तो उसके लिए पेनक्रियाटिन यूज़ होता है। क्या यूज़ होता है, पेनक्रियाटिन। इसी तरह से पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यूरोकाइनेज, यूरोकाइनेज इसकी एक पिक्चर ले लें। यूरोकाइनेज किसमें, डिस्पेप्सिया में पेप्सिन, डाइजेशन ऑफ मिल्क में रेनिन, पेनक्रेटाइटिस में पेनक्रियाटिन एंड पल्मोनरी एम्बोलिज्म में यूरोकाइनेज इस्तेमाल होता है। यहाँ हमारा एंजाइम का टॉपिक